Okay, today's course title is Business Ethics, and the topic is Ethics and the Environment. Here is a quote you can see at the front: Earth provides enough to satisfy every man needs. तो लैंड है, जमीन है, ये अर्थ है, हमें सब कुछ प्रोवाइड करती है, बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड, मगर लोगों का लालच खत्म नहीं करती है। आज बात बेसिकली यही है कि हम हाउ वी कैन पे बैक टू द एनवायरनमेंट, हाउ वी कैन पे बैक टू द अर्थ, कि हम इस अर्थ और एनवायरनमेंट से, इस रिसोर्सेज से, नेचुरल रिसोर्सेज से वी विल अर्न, द कॉर्पोरेट सेक्टर द अर्न लॉट मोर थिंग, बट हाउ दे कैन रिटर्न इट, क्या हम उसकी प्रोटेक्शन के लिए, हम उसकी सेफ्टी के लिए कोई काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन क्या है वो देखेंगे अभी हम। एक फिलोसफिकल डिबेट है, फिर एक नेचुरल एनवायरनमेंट जो है क्या एक कंपेटिटिव एडवांटेज बन सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं किसी भी कंट्री के, और जहाँ पे वो कंपनी एग्जिस्ट करती है, तो क्या वो उसके कंपैटिटिव एडवांटेज हो सकते हैं, कि अगर आपके पास राइस की बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, क्या आपके पास अगर फ्रूट्स बहुत अच्छे ग्रो होते हो, या आपके पास केटल फार्मिंग बहुत जो है बेटर हो, तो क्या ये आपका एक एज बन सकता है। हम देखेंगे किस तरह से एनवायरनमेंट बिजनेस को हेल्प आउट करता है। फिर हमने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स देखेंगे, एनवायरमेंटल स्टेक होल्डर्स देखेंगे। और फिर उसके बाद एक और टॉपिक है जो हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, वो है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अभी सस्टेनेबिलिटी क्या है, ये देखिए, हम सारे दरख्त जो है वो काट देंगे और उससे हम यूज करके, उसकी लीफ को यूज करके हम पेपर प्रोड्यूस करेंगे, और वी विल यूटिलाइज इट इन अ बिजनेस सेक्टर। तो क्या हम इस तरह सारे दरख्त इस्तेमाल कर लें, इसी तरह हम क्या सारे फल और हम सारे चरिंद परिंद इस्तेमाल कर लेंगे, इन्वायरमेंट जितने भी जो रिसोर्सेज हैं एनवायरनमेंट, तो सबको यूटिलाइज कर लेंगे, लेकिन अगर हम उसकी टेक केयर नहीं करेंगे, नरिशमेंट नहीं करेंगे, तो ये तो वक्त आने पे खत्म हो जाने हैं। आने वाली जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी, तो उसके लिए तो ये सब अवेलेबल ही नहीं होगा। हम सारे अगर दरख्त को किल कर देंगे, तो आने वाले वक्त में तो ये मौजूद ही नहीं होंगे। तो यहाँ यही एक सवाल है जिसे कहते हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सो ये तो आज के हमारे टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट फुली। द फर्स्ट आर्टिकल इज दैट ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन। इसको हम देखते हैं व्हाट द ऑथर से, पीटर स्टैनविक, बिजनेस एथिक्स की बुक से हम देख रहे हैं। तो गैरेट हार्डन क्या कहता है, जरा देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट, ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन का। अच्छा, ये आइडिया बेसिकली इसने एरिस्टोटल से लिया था, वो इज अ ग्रीक फिलोसोफर, यू ऑलरेडी नोज अबाउट दैट। वो क्या कहता है कि मोस्ट पीपल विल रिसीव द लीस्ट अमाउंट ऑफ केयर। अब केयर फॉर सेल्फ की बात है, हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ केयर फॉर एनवायरनमेंट की बात हो रही है। वो ये कह रहा है, अब जरा देखते हैं आर्गुमेंट क्या है। फाइनाइट विल अल्टीमेटली ruin the resource through over exploitation, के the reality is truth reside around us in the world, and the resources we have, we can be used is teleology, we can explore, we can use it at the maximum level। यानी हर एक चीज का कोई एक मकसद है, हर एक चीज जो इस कायनात में मौजूद है, उसके अंदर जो बहुत सारी यूटिलिटी एंड बेनिफिट्स हैं हमारे लिए, we have to be utilized it, but as well as the second thing is that we cannot only exploit it, but also we have to be safe protection, and we give it to the earth as well। तो देखिए यहाँ क्या कहते हैं, हार्डेन कहते हैं कि फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है अर्थ में, और पॉपुलेशन तेजी से ग्रो होती चली जा रही है। यानी देखिए ना, एक अर्थ में जितने रिसोर्सेज हैं वो सारे यूटिलाइज हो जाएंगे। तो हम दुनिया की इस वक्त टोटल पॉपुलेशन देखें, फिर हम दुनिया के टोटल रिसोर्सेज देखें, तो क्या जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म नहीं हो जाएंगे, शॉर्टेज नहीं हो जाएगी, कम होना शुरू नहीं हो जाएंगे। तो हार्डन ने एग्जांपल्स दिए कि काउ ग्रेजिंग ऑन द ओपन लैंड फॉर ईच इंडिविजुअल काउ दैट हेडर इट इज। ये जो पूरी और एग्जांपल है, काउ की एग्जांपल दी है। एक काउ को हम ग्रास एंड पे करते हैं और हर्डिंग की जाएगी, उसको कैटल फार्मिंग में यूज किया जाएगा। तो ये जो काउ बुफालोज हैं, वक्त आने के साथ साथ ये क्या होते चले जाएंगे, हमको यूटिलाइज करते जाएंगे। तो हमारे रिसोर्सेज जो है वो फाइनाइट हैं, लिमिटेड हैं।
लेकिन जो हमारी वही बात जो एडम स्मिथ की और हमें इकोनॉमिक्स में नज़र आती है, हमारे सामने जो वांट एंड डिज़ायर है वो अनलिमिटेड है। तो हम किस तरह से एडप्ट करेंगे? अच्छा जी, हर्डर रिसीव ऑल द फाइनेंशियल गेन ऑन ऑल अदर हर्डर शेयर ऑल ऑफ द फाइनेंशियल लॉसेस। हार्डन कहता है कि एडम स्मिथ ने जो इनविजिबल हैंड बताया था बाय आर्ग्यूइंग दैट द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल डोंट ऑलवेज ट्रांसलेट इनटू द प्रमोशन ऑफ पब्लिक गुड फॉर द एवरीवन। तो क्रिटिसाइज करता है कि जो एडम स्मिथ ने कहा था कि हम जो है वो मार्केट जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट और सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस करती है, और जो पब्लिक गुड के लिए भी हम ख्याल करें, हम सबके लिए ख्याल करेंगे, तो उसको लगता है कि हम सबके क्या हम एनवायरनमेंट के लिए भी नहीं सोच रहे। हार्डन कंटिन्यू करता है other common that the faces there's some tragedy as a grazing land. The other common include air है, water है, soil है, forest है, energy resources है। इन सबको हमें प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। तो हार्डन रिकमेंड करता है कि मैनेजमेंट सॉल्यूशन टू द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन is to be private resources, have polluter pay for their damage and have common regulation to control the use of natural resources। कि अगर हम इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते चले जाएंगे तो इसका हमें बहुत गहरा जो है वो नुकसान होगा। तो ये इसका एक आर्गुमेंट हमें समझ आया कि वो हमें ये समझा रहा है कि जो हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज बहुत फाइनाइट हैं और अल्टीमेटली हम सारे रिसोर्सेज को बर्बाद करते चले जा रहे हैं, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसका वेस्ट कर रहे हैं। तो एट द एंड होगा ये कि सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और हमें किल्लत होगी। जैसे कि सुनते हैं कि अब नेक्स्ट वॉर जो है वो वॉर वाटर पर हो, क्योंकि वाटर की स्कैसिटी हो रही है, वाटर डिफिशिएंट होता चला जा रहा है, हम उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अभी ये एक ऐसा रिसोर्स है कुदरत का, जो कुदरत की तरफ से अता करता है और हमारे पास बेतहाशा है। लेकिन अगर पूरी दुनिया में अगर इसकी किल्लत होना शुरू हो जाए, कमी होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि हम उसको ठीक से मैनेज नहीं करें। तो ये बहुत अच्छा आर्गुमेंट था। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नेचुरल एनवायरनमेंट एज अ स्टेक होल्डर। एवरीवन नोज दैट stakeholder is known as the shareholder, a person who has an interest in a company। जो ये देखते हैं कि हमारा इस कंपनी में क्या इंटरेस्ट है। तो क्या एनवायरनमेंट को भी हम कंसिडर कर सकते हैं स्टेक होल्डर विदाउट अ वॉइस, कि एनवायरनमेंट भी हमसे कुछ मांगता है, वो भी हमसे रिटर्न मांगता है, वो भी हमसे पे बैक मांगता है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं प्लांटेशन के जरिए, फैक्ट्री के जरिए, या हम वाटर का जैसे कारोबार कर रहे हैं और हम पानी को जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं, फिल्टरिंग कर रहे हैं, आरओ प्लांट लगा रहे हैं, और फिर उसके बाद हम सी लाइफ में जाके गार्बेज कर रहे हैं, मरीन लाइफ को तबाह कर रहे हैं। तो क्या इस नेचर को, इस नेचुरल एनवायरनमेंट को जो हमारे अराउंड है, क्या इसको जो है वो उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको पे बैक करना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि स्टेक होल्डर इंटरेस्ट है। बिल्कुल है। जैसे कि जिस कंट्री में रह रहे हैं तो उसको उसको आपने टैक्स पे करना है, उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल ऐसे ही जिस अर्थ पर आप रह रहे हैं उस अर्थ को भी आपके कांधों पे जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी डेवलपमेंट की, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करें। तो देखिए ग्रीन पीस एंड द फ्रेंड ऑफ द अर्थ। और वो मुझे याद आ रहा है कि एक माइकल जैक्सन का वो सॉन्ग जिसमें वो जो है 90s में इसी अर्थ के ऊपर जो है आर्ट सॉन्ग था, जिसमें उसने यही चीज को उजागर किया था कि ये दुनिया में जो है वो इन्वायरमेंटल डैमेज क्रिएट होता चला जा रहा है। तो देखें जी, ये सारे पॉइंट हो गए। उसके बाद मार्क्स तारिक का आर्ग्यूमेंट हमें नजर आ रहा है कि स्टेक होल्डर जो है वो लिमिटेड टू द ह्यूमन बीइंग, लेकिन ये जो एनवायरनमेंट है कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन अर्थ भी एक लिविंग बीइंग है, क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत सारी स्पीशीज है मौजूद हैं। और जो है इसी तरीके से जो है वो कहते हैं कि जब हम ऑपरेशन फॉर्म्स की बात करें तो उसमें एक एलिमेंट हमने एनवायरनमेंट का भी रखना है। अब एनवायरनमेंट में इंटरनल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यानी जिस जहाँ हम मौजूद हैं उस पे इम्पैक्ट देखेंगे कि हमारी जो कमर्शियल एक्टिविटीज है उसका इम्पैक्ट इस पे क्या पड़ेगा। और हमें ये कहते हैं कि फिलोसफिकल जस्टिफिकेशन फॉर द एथिकल एक्शन फॉर द ह्यूमन रिलेटेड टू डिसीजन मेड बाय द ह्यूमन दैट इफेक्ट द ह्यूमन। तो वही काम जो एक एक इंसान का दूसरे इंसान पे, यानी अगर हम एनवायरनमेंट को देखेंगे तो इस एनवायरमेंटल डैमेज का जो नुकसान है वो वाकई ही ह्यूमन को ही होगा। देखिए ना, ये जो इकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये ह्यूमन के साथ ही होगा ना। अगर वो आज कुछ डिजास्टर्स में घिरेगा या फिर
पॉल्यूशन में, तो इन अल्टीमेटली फिर ह्यूमन को ही नुकसान होगा। तो नॉन ह्यूमन एंटिटी तो है ये एनवायरमेंटल, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल एक्शन बिकॉज दे never had a voice to air that the concern, but their consequences is bear to the human. So वो ये कहते हैं कि उसके अकॉर्डिंगली अगर हम यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल लगाएं, द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट, तो अगेन हम देखेंगे कि हम फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द सेक ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन बात कर रहे हैं। और कांटियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर ड्यूटी एट एनी कॉस्ट टू सेफगार्ड द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ। हमें अर्थ को भी सेव करना है, हमें अर्थ को डैमेज नहीं करना है। तो यहाँ ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने देखें। यूटिलिटेरियन का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, द ग्रेटेस्ट गुड टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ लिविंग थिंग, लिविंग थिंग जितनी भी लिविंग थिंग है यहाँ पे। अब तो खैर एनिमल राइट्स भी आ गए, तो चरिंद हैं, परिंद हैं, एनिमल्स, बर्ड स्पीशीज, इंसेक्ट, बहुत सारे जो हमारे बिजनेस में बहुत हेल्प आउट करते हैं। ये हमारे जो है वो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, सप्लायर मटेरियल, बहुत सारी चीजों में यूसेज होते हैं इनका। कांट की एथिकल व्यू क्या है कि ह्यूमंस ड्यूटी शुड बी एक्सपेंडेड, human duty should be expanded to consider that it is a decision maker duty to other humans and to all living things। ये हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी टू द अदर ह्यूमन एंड ड्यूटी टू ऑल लिविंग थिंग्स दैट लिव इन दैट अर्थ। तो ये बहुत अच्छा एक आर्गुमेंट हो गया। अच्छा जी, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है एज अ कंपेटिटिव एडवांटेज। कंपेटिटिव एडवांटेज जो होता है, जो एक कंपनी को दूसरी कंपनी से मुनफरिद कर लेता है, बेटर कर देता है, उसको एक एज दे देता है। तो यहाँ पे देखिए माइकल ई पॉटर एंड क्लास और डेल एंडी जो है कहते हैं, डेल एंड कहते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट शुड नॉट बी कंसीडर्ड अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेचुरल एनवायरनमेंट शुड नॉट बी कंसीडर्ड अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन but should be viewed as a potential area to develop or maintain a competitive advantage। हम ये ना देखें कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ये हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कि हम क्या अच्छा हम यहाँ फैक्ट्री लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ हमें जो है वो फल सब्जी दरख्त मिल जाएंगे और इससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेहतर हो जाएगा। हम ये बागात लगा लेते हैं, यहाँ हम कैटल्स को इस्तेमाल कर लेंगे, या हम इस बर्ड्स को इस्तेमाल कर लेंगे, या हम यहाँ से फिश को यूज कर लेंगे। इन्वायरमेंट की स्पीशीज हैं, लिविंग्स हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट और मेंटेन अ कंपैटिटिव एडवांटेज, वो कह रहे हैं कि हम ये देखें कि हमें हमारा कंपैटिटिव एडवांटेज तब होगा जब हम इसको कैरी ऑन करें, इसको सेव करें, इसको केयर करें। तो वो कहता है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एनवायरमेंटल, जिसको आज इको फ्रेंडली भी कहते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। आर प्रोडक्ट बी एबल टू देयर गुड एज एन इको फ्रेंडली। आगे वो वर्ड इको फ्रेंडली अक्सर देखा होगा, मार्कर को देखें तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का लीफ बना है, कार के ऊपर भी लीफ कलर बना होता है। तो वो कहते हैं कि जो आप जो भी गुड्स एंड प्रोड्यूस करें, सर्विसेज, इट शुड बी इको फ्रेंडली, जो नेचर को डैमेज ना करें। इसी तरीके से हमें यहाँ पे रेनेटो और सेटो कहते हैं, और उसके साथ साथ इस पॉटर के इस आर्गुमेंट को भी कहते हैं कि भाई बहुत सारी टिपोलॉजी है, टाइप्स की, जिसे कहते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो हमें किस तरह से कंपैरेटिव एडवांटेजेस दे सकता है। तो यहाँ पे आर्गुमेंट हमें नजर आ रहा है कंपैरेटिव एनवायरनमेंट का, जैसे कि एक तो फायदा है कि लोअर कॉस्ट की बात थी, और दूसरा जो है वो इको एफिशिएंसी, यानी हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास ये वाफर मिकदार में ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ये हमें हेल्प करेंगे। तो इन्वायरमेंटल कॉस्ट लीडरशिप हमें देखनी पड़ती है कि भाई हम यहाँ पे जैसे कीनिया के बागात से जो है वो हमें क्या मिल रही है भाई, पत्ती मिल रही है हमें, टी मिल रही है हमें। तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसके बागात को पूरा नोच खा जाएंगे, और कुछ अर्से बाद हम देखेंगे तो बाग पूरा बैरन हो जाएगा, वहाँ पे कोई फर्दर मोर प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी नहीं होगी। तो वी हैव टू बी नॉट टेकिंग द कॉस्ट कि हम बस सब कुछ यूटिलाइज कर लें, बल्कि वी हैव टू बी इन्वेस्ट ऑन दैट टू सस्टेन इट, ताकि हम उसको कैरी ऑन रख सकें। तो ये सारे यहाँ पे दूसरा देखें, सेकंड स्ट्रेटजी बियॉन्ड कंप्लायंस लीडरशिप है, और फिर इको ब्रांडिंग है। तो 4 स्ट्रेटजीज है जिसको भी हम क्लिक करते हैं। इको एफिशिएंसी क्या है, एनवायरमेंटल कॉस्ट लीडरशिप क्या है, उसके बाद बियॉन्ड कंप्लायंस लीडरशिप क्या है, और उसके बाद इको ब्रांडिंग। तो ये हम देखते हैं स्टेज स्ट्रेटजी नंबर 1, इको एफिशिएंसी। इको एफिशिएंसी किसे कहते हैं? ये ऐसी स्ट्रेटजी है दैट इज फोकस, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इज द की एलिमेंट एंड दैट अलाउ कंपनी टू गेन एन एनवायरमेंटल कंपेटिटिव एडवांटेज। वो कैसे कि वो किसी ऐसी जगह पे लोकेट है उनकी प्रेमिसेस जहाँ पे वो नेचुरल एनवायरनमेंट का बेनिफिट
ले सकते हैं. They have a benefit in material saving, increase in manufacturing process and better use of byproduct. ठीक है, मिसाल के तौर पे फिशिंग कर रहे हैं तो आप शहर में हैं, समंदर के पास है, समंदर किनारे हैं, तो वहाँ आपको आसानी वहाँ पे फिशिंग जो है वो आपको हो जाती है. इसी तरीके से आप किसी ऐसे डेंस एरिया में जहाँ नियरेस्ट टू फॉरेस्ट है तो वहाँ आपको वाइल्ड लाइफ जो मिलती है या वहाँ उसके आपके बिजनेस में हेल्प आउट हो रहा है. ठीक है, तो यू अंडर एन कोएफिशिएंसी स्ट्रेटजी वेस्ट प्रोडक्ट आर कंसीडर्ड एन इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. Focus on eco design and eco efficiency. Eco efficiency के economically friendly और साथ साथ efficient that will lead to the new business practice. Stakeholder pressure for the government by the means of regulation and from the market due to the demand of customer, investor and non-NGOs, non-governmental organization justify the firm commitment to improve its operation by internalizing environmental costs. कि वो अपनी इस कॉस्ट के अंदर environmental cost को भी एडअप करे जो कि इकोनॉमिकली कंपैटिटिव एडवांटेजेस में शामिल करें, एफिशिएंसी को देखें कि वो नेचर को भी कंसीडर करें. तो बियॉन्ड कंप्लायंस लीडरशिप ये क्या है, ये फोकस कर रही है कि फर्म को क्या करना चाहिए, कॉन्शियस एफर्ट टू एक्नॉलेज द डिमांड ऑफ इट्स स्टेक होल्डर. और वन ऑफ द ग्रेट स्टेक होल्डर इज आल्सो they say that environment is also the your stakeholder. You should also consider the environmental बींग्स एज वेल, जिसमें लिविंग बींग्स हो गए, जिसके अंदर स्पीशीज हो गए, उसके अंदर प्लांट्स हो गए. अच्छा जी, फर्म्स आर एबल टू प्रोवाइड प्रूफ टू देयर स्टेक होल्डर पर्टेनिंग टू देयर कमिटमेंट टू द नेचुरल एनवायरनमेंट. ठीक है, हमें कमिटेड होना है नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ. और फिर यहाँ बहुत सारे एक सिस्टम है जैसे EMS, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन है, जो कि एक गाइडलाइन दी जाती है कि ठीक है आप अपने प्रोडक्ट को करेंगे, बिजनेस को करेंगे, लेकिन डैमेज ही नहीं होना चाहिए. तो ये देखें सर्टिफिकेशन है, ISO 14000 सर्टिफिकेशन है, जो इस बात को इंडिकेशन करता है. आपको EMS मिला हुआ. EMS मतलब एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम आपने अपनी कंपनी में जो है वो इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, जिसमें एनवायरमेंटल कोड ऑफ कंडक्ट है. यानी ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट है जिससे आप एनवायरमेंट, कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं उसूलों को, एनवायरमेंटल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आप ऐसे उसूल बनाए, आपने ऐसे बेसिक प्रिंसिपल बनाए जिससे आप एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. और तो और आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट के लिए, दरख्त भी लगा रहे हैं आप, जो है वो वाइल्ड लाइफ को भी सेव कर रहे हैं आप. तो इस तरह से आप जो है वो अर्थ को डैमेज नहीं कर रहे हैं, पोल्यूटेड नहीं कर रहे हैं, नेचर के लिए आप बेहतर कर रहे हैं. तो ये EMS सर्टिफिकेशन मिलता है. और ISO का मतलब सबको पता होगा, ISO कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी ये सर्टिफिकेशन होती है, ग्लोबली होती है, पूरी दुनिया में मिलती है. अब देखें यहाँ पे ये जो सर्टिफिकेशन है किस किस ने अचीव किया हुआ है. ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में फोर्ड कंपनी ने, जनरल मोटर्स ने, टोयोटा ने अपने जो है सप्लायर्स को ISO 14000 सर्टिफिकेशन दी. इसका मतलब ये है कि उनके पास क्या है, EMS है. EMS मतलब एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है. तो ये लीडरशिप जो टॉप मैनेजमेंट है वो इस बात को श्योर कर रही है कि वो कंप्लायंस करेंगे, लीडरशिप स्ट्रेटजी में कंप्लायंस करेंगे, ओबे करेंगे इसको, एनवायरमेंटल कमिटमेंट. बड़े प्रोएक्टिव हैं कि हम एनवायरमेंटल कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं और हम नेचुरल एनवायरनमेंट से कमिटेड हैं. इसी तरह यहाँ देखें एक और केस स्टडी दिया हुआ है, हमको देखते हैं. Risks associated with the beyond compliance leadership strategy ensuring the firm's environmental commitment is consistent over time. Shell oil की बात कर रहे हैं कि Shell oil had a large negative backlash from stakeholder when it's planned to dump the Brent spare oil ridge in the North Sea. तो उन्होंने एक एक्ट किया होगा Shell oil ने, ये केस स्टडी दे रहे हैं बुक में, ऑथर के जो है उन्होंने अपना डंप कर दिया था उसका जो एक गार्बेज खराब ऑयल होता है, उसको जो है वो ऑयल को जो है वो नॉर्थ सी में. तो ये इससे क्या हुआ, इससे जाहिर सी बात है कि वो जो समंदर ओशन को की जो मरीन लाइफ होगी वो डैमेज हो जाएगी. तो स्टेक होल्डर वर एंग्री कि नहीं ये आपने बहुत गलत किया, आपने इस जो इसकी जो बाय प्रोडक्ट्स थे उसके रेजिड्यूज थे उसको आपने इस तरह से डुबाना नहीं चाहिए था. तो शेल ने फिर इमीडिएटली उसको कवर किया. लॉस एनवायरमेंटल गुडविल, लोगों की नज़र में उसकी गुडविल एक डैमेज हुई कि ये एनवायरनमेंट को कितना डैमेज कर रहे हैं. तो उसने दोबारा से फिर अपने डिसीजन को रिवर्स किया. देखिए लिखा हुआ ना, शेल ऑफिशियली रिवर्स दिस डिसीजन टू डंप द प्लेटफॉर्म इन द अटलांटिक ओशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, यानी लीडरशिप की तरफ से जो है वो
कोई ऐसे डिसीजन लिए जाए। अब आते हैं हम जरा स्ट्रैटेजी नंबर 3 पे, इको ब्रांडिंग। इको ब्रांडिंग क्या है? इको ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी फोकस किस पे करती है? ये एनवायरमेंटल कमिटमेंट है इन एन अटेम्प्ट टू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर देयर कस्टमर, कि हम कस्टमर को ऐसी प्रोडक्ट दे रहे हैं जो कंप्लीटली इको फ्रेंडली है और जो प्रोड्यूस हुई है उसमें कोई किसी किस्म का नेचर को डैमेज नहीं किया गया। अब देखते हैं इको ब्रांडिंग क्या है। इको ब्रांडिंग अलाउ पोटेंशियल कस्टमर to consider the natural environment when they are purchasing product and the services. Before a firm can generate an effective co-branding strategy, it must be following the three prerequisites. Prerequisites mean these are the three conditions. Number one conditions क्या है कि customer must be willing to pay a premium for the product that are eco-friendly. कि वो जो इस प्रोडक्ट के अंदर हमने प्राइस रखी है, अगर मिसाल के तौर पे 12 रुपए की प्रोडक्ट है हमारी, जिसमें 2 रुपए हमने इन्वायरमेंटल इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हुए हैं, जिसमें हम इन्वायरमेंट को सस्टेन करने के लिए शामिल करेंगे। Secondly, the reliable and the current information about the product overall environmental performances must be made available to the customer, कि हम जो है वो एक reliable प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसके अंदर environmental जो है वो चीजों को ख्याल रखा गया। The environmental product differentiation must be difficult for competitor to copy। ठीक है, कि कोई ऐसा हम नहीं करेंगे कि जिससे कंपटीटर को। अच्छा जी, कंज्यूमर नीड टू सी अ क्लियर एनवायरनमेंट बेनिफिट, उसको सारे बेनिफिट नजर आए। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया टिम्बरलैंड की 2006 में, nutrition label on the box that contained shoe on this level description of how much energy has been used to make the shoe। तो उन्होंने ये पूरा एक सिनेरियो देखा और कि इस लेबर को बनाने में, लकड़ी को बनाने में, इस शू को बनाने में कितनी एनर्जी यूज हो रही है, इसमें कितने लोग कंज्यूम हो रहे हैं, और जो है और साथ साथ कितना एनवायरमेंटल जो है वो इसमें। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो इस बात का दावा करेंगे कि भाई जो हमारी जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है उसमें हम बहुत ज़्यादा नेचर को इको फ्रेंडली जो है वो चीज़ों को मेंशन करते हैं। तो अब आते हैं हम फोर्थ स्ट्रेटजी पे, एनवायरमेंटल कॉस्ट लीडरशिप। फर्म दैट compete on low price can offset their environmental investment, or firm that uses this strategy proactive environmental ideas as long as they can help reduce the overall cost of production। ये जो स्ट्रैटेजी है बेसिकली कि जो हमारी प्रोडक्ट्स है उसको हम जो है वो उसमें हम एनवायरमेंटल कॉस्ट को भी शामिल करेंगे और वो सस्टेनेबिलिटी कॉस्ट कहलाती है। अच्छा जी, वॉलेंटरली, ये तो चारों स्टेजेस हो गए। वॉलेंटरली एनवायरमेंटल कंप्लायंस। अब क्या यहाँ एक बात वही आ गई कि हमने जो एक कंप्लायंस बनाना है, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है, उसको हमें उसमें हमने क्या किन किन एरियाज का हमें ख्याल रखना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कैथरीन रेमस ने 13 एरियाज बताए जो एनवायरमेंटल प्रोएक्टिव है, हमें वो डिसीजन मेकिंग में ख्याल रखना चाहिए। तो वो क्या इश्यूज हैं जरा देखते हैं हम, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, रिलीज एन एनवायरमेंटल पॉलिसी दैट इज अवेलेबल टू ऑल स्टेक होल्डर टू रिव्यू। हर कंपनी जो है वो अपनी इन्वायरमेंटल पॉलिसी डिक्लेयर करे कि वो क्या कुछ बेहतर कर रही है इन्वायरमेंट के लिए। सेकंड, स्टेब्लिश specific target to be measure for and annual environment performance benchmark, कि वो अपनी बेंचमार्क बताए कि वो उसकी गुडविल सेटअप करके एनवायरमेंटल गुडविल को कि वो कितना कुछ उन्होंने किया है। पब्लिश एन एनुअल एनवायरमेंटल रिपोर्ट, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है वैसे ही एनवायरमेंटल रिपोर्ट भी दें कि इन्होंने वाकई इस नेचर को नुकसान नहीं किया और उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या क्या एग्जाम दिए और कितना उन्होंने डैमेज किया। इम्प्लीमेंट एन एनवायरमेंटल ईएमएस, यानी इम्प्लीमेंट करें इस ईएमएस को, यानी आईएसओ सर्टिफिकेशन 14000 में ईएमएस एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए हर कंपनी में। यूज एनवायरमेंटल क्राइटेरिया व्हेन मेकिंग परचेजिंग डिसीजन, और जब आप बायर से चीजें खरीदें, रॉ मटेरियल खरीदें, तो उस वक्त हम देखें। उसके अलावा प्रोवाइड एम्प्लॉय विद एनवायरमेंटल ट्रेनिंग, अपने एम्प्लॉयज को एनवायरमेंटल ट्रेनिंग दें कि ड्यूरिंग द वर्क फोर्स और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन हम एनवायरमेंटल को नुकसान ना पहुंचाएं। मेक द एम्प्लॉय अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, और हम ये भी देखें कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो ही जिम्मेदार हैं, उनको ये रियलाइज कराया जाए ट्रेनिंग के जरिए कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को। इसी तरह यूज लाइफ साइकिल एनालिसिस द इवैल्यूएट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स क्रिएशन until it is no longer in
यूज के, जैसे कि एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है, इसी तरीके से रिसोर्स का भी एक लाइफ साइकिल होता है कि कितना इस्तेमाल करोगे। एक वक्त आने के बाद तो रिसोर्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे, तो आप उसको प्रॉपर्ली मैनेज करें। हाई टॉप लेवल मैनेजर वो अंडरस्टैंड एंड अटेम्प्ट टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सस्टेनेबिलिटी के लिए हमने डेवलपमेंट करना है कि हम इस एनवायरनमेंट को सस्टेन करें। कहीं ऐसा ना हो कि अगले आने वाली जनरेशन इन सारी रिसोर्सेज से जो है वो बिल्कुल ही उसके लिए स्केसिटी हो, उसके पास अवेलेबल ही ना हो। इम्प्लीमेंट अ सिस्टम टू ट्राई रिड्यूस द लेवल ऑफ फॉसिल फ्यूल यूज, कि हम उसका इस्तेमाल कम से कम करें, कि ज़मीन से फॉसिल फ्यूल निकालते जाएंगे तो अर्थक्वेक हमें आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएंगी, प्लेट फ्रीज हो जाएंगी, ज़मीन को नुकसान होगा, ज़मीन कमज़ोर हो जाएगी। इम्प्लीमेंट अ सिस्टम टू रिड्यूस टॉक्सिक केमिकल यूज, जो हम प्लांटेशन में टॉक्सिक का इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे हम इंसेक्ट को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ साथ वो टॉक्सिक हमारे साथ भी जा रहा है, तो इसका और जो लिविंग बीइंग को तो नुकसान होगा, साथ साथ ह्यूमन बीइंग भी इसको बेयर करेंगे। इम्प्लीमेंट अ सिस्टम टू रिड्यूस द यूज ऑफ अनसस्टेनेबल प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट हम मार्केट में इंट्रोड्यूस कराएं जो कि एनवायरमेंटल जिससे डैमेज हो बहुत ज़्यादा, और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मुमकिन ना हो। ensure that the some environment standards are consistently global। कुछ तो ऐसे environmental issues हैं जो पूरी दुनिया में यकसा हैं और वो लागू होते हैं। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है ग्रीन का। अब ग्रीन कंपनी कौन सी कहलाती है? ग्रीन कंपनी द कंपनी दैट मेक एनी एडजस्टमेंट इन स्ट्रेटेजिक चॉइसेस रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी वो गो ग्रीन मतलब यानी बेटरमेंट फॉर द एनवायरनमेंट। तो हाउ टू अडॉप्ट सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज, यानी ग्रीन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट को। सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है किस तरह से हम इस नेचर सस्टेन कर सकते हैं, नेचर को सस्टेन कर सकते हैं, और किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे हम। तो यहाँ पे हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम इंटीग्रेट सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेटजी इन अ 6 स्टेजेस। तो वो 6 स्टेजेस में मौजूद है। पहले तो कहते हैं कि हमने इनविजन अ न्यू फ्यूचर लोगों को देना है, ग्रीन फ्यूचर, यानी जो इस बात का क्लेम करें कि उनको जो है एनवायरनमेंट को भी कंसिडर करना है। सेकंड, ट्रांसलेट द स्ट्रेटजी द नीड फॉर न्यू एनालिटिक फ्रेमवर्क, एक नया फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। और अलाइन द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट डिप्लॉइंग द सस्टेनेबल एनर्जी, और उसके बाद प्लान ऑपरेशंस implementing the sustainability plan, and then monitor and learn evaluating sustainability performance, and finally test and adopt re-envision of sustainability, जिसमें हम पूरे मार्केटिंग फंक्शन में, मैनेजमेंट फंक्शन में हम सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट की भी बात करते हुए हमें नजर आते हैं। तो अच्छा जी, वी आर ओके।